औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को एक हदीस सुनाऊंगा। हदीस ये है या आप रसूल का एक अमल सुनाऊंगा कि जब भी किसी मुसल्मान का न्याय अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खिदमत में मौजूद सबसे छोटे बच्चे को सबसे पहले देते थे। समझ आया नहीं है? सबसे छोटे बच्चे को सबसे पहले देते थे और फिर दूसरों में तकसीम करते थे, मतलब रेस के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी हदीस को या इस अल्लाह के नबी के अमल को याद रखिएगा। इसी तरह बेटा, अगर आपसे कोई बंदा ये कह दे कि एक एटम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, क्या लिखिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। क्योंकि चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ऐसा ही है ना? तो बेटा आपने इस चैप्टर में ये पता करना था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ये किस तरह अरेंज्ड है। ये चैप्टर का एम था। अब माशाल्लाह से आपने दो थ्योरीज पढ़ ली, रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ ली, न्यूटन की थ्योरी पढ़ ली, आपको एटम का स्ट्रक्चर समझ आ गया। एटम ऐसा होता है। अब बेटा जी, आपके एटम में बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, जरूरत तो नहीं कि एक ही शेल होगा। नील बोर की थ्योरी कहती है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² फार्मूला के मुताबिक ज्यादा है ना। फिर दूसरे में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तीसरे में 18 आ सकते हैं। क्या है नहीं यार? तो बेटा जी, अब ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स को एटम के शेल्स में अरेंज कर रहे हैं, समझ आ रही है? ये जो एटम्स के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का तरीका है, दिस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द electronic shells and subshells is called electronic configuration. Configuration का मतलब होता है तरतीब। अरेंजमेंट और configuration एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो you can say that electronic configuration से मुराद क्या है? इसका मतलब ये है the arrangement of electrons in subshells. shells की बात नहीं कर रहा। ये subshells में अरेंज कर लोगे तो shells में ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं समझे? समझ आ रही है? तो अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि एटम्स में जो सबसे पहला शेल होता है, न्यूक्लियस के करीब जो शेल है उसको पहला शेल कहते हैं। हम उसको के का नाम देते हैं, फिर एल का, फिर एम का, फिर एन का, फिर पी और इस तरह सो ऑन हम नाम देते हैं। फर्स्ट शेल इसका आगे के शेल, याद आया ना? अब बेटा अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आपने देखा होगा जीटी रोड का पता सब गए हो ना? जीटी रोड के ऊपर बहुत से सुनना है या नहीं? अगर एक गाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही होगी, 3 लाइनें होती हैं, ये नहीं होती? एक फास्ट ट्रैक है, एक उससे नीचे है और एक बहुत ही, आप समझ आ रहा? ये नहीं आया बेटा जी? असल में रास्ता तो एक ही था, है तो एक रोड थी। आपने क्या किया? उस रोड को 3 रास्तों में मजीद तकसीम कर दिया। किया नहीं किया? मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह जो आपके एटम्स के शेल्स है ना, एटम्स के उनमें क्या इलेक्ट्रॉन एक होता है? नहीं, एक से ज्यादा। मिनिमम सबसे छोटा शेल पहला शेल है, उसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो बेटा जी इसी तरह जो एटम का पहला शेल है उसको भी मजीद हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उन्हें हम कहते हैं सब शेल्स। जैसे ये रोड था ना, ठीक है, समझ आया नहीं यार? इसे कहते हैं हम हाईवे। क्या कहते हैं? हाईवे। तो ये जो छोटे छोटे रास्ते आप इसके अंदर बना रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सबवे। सबवे, समझ आया नहीं यार? इसी तरह मेरा बेटा जो सब शेल है, क्या
शेल क्या था? आपको पता था सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उसे हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। लेकिन बेटा जी आपको भी पता नहीं है जो शेल है ना उसके अंदर भी मजीद क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। उन ट्रैक्स को किसका नाम दिया जाता है? सब शेल्स का। समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं ये सब डिवीजन। ये समझ आया? नहीं आया? छोटा हिस्सा, पूरा नहीं, एक छोटा हिस्सा। सब डिवीजन का मतलब क्या? सेली हिस्सा, छोटा हिस्सा। जैसे आप मुझे डिवाइड करें तो मेरे आर्म्स भी होंगे, मेरी लेग्स भी होंगी, ऐसा है ये। इसी तरह एक शेल का एक छोटा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा सब शेल कहलाता है। समझ आ गया? सो देखो अब जरा यहाँ पे आ रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन समझ आ गई। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स। आप देखें अगर रोड पे गाड़ियां चल रही हैं तो असल में वो कहाँ पे चल रही थी? सब वेज पे चल रही होती है, ऐसा ही है ना। सिमिलरली जब आप किसी एटम के सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करोगे तो क्या बेटा वो शेल्स में अरेंज नहीं हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। समझ आ गया? दूसरा बेटा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? तकसीम करना, डालना of electrons among the shells and subshells of an atom is called its electronic configuration. क्लियर हो गया? सबसे पहले डेफिनेशन कर लो एनर्जी जनाब, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस नाउ। उससे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेल और सब शेल क्या चीज है। शेल क्या है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच इलेक्ट्रॉन हम उन्हें शेल कहते हैं। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पहला पार्ट हो जाएगा the circular paths called shells or orbits. Each shell has a fixed energy. ये आपकी बोहर की थ्योरी का पहला पार्ट है, ठीक है? So each shell is also called energy level. समझ आ गया? Each shell is described by n value. ये वहां पर का मैं बता रहा हूँ, हर शेल की एक n वैल्यू होती है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो आपको आपके शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताएगा। ये कौन सा शेल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बात समझे? तो याद रखिएगा हर शेल को हम लोग उसकी n वैल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? n कैन हैव द वैल्यू 1 2 3। जो n है उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अब वो शेल जिसकी n वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, उसे हम पहला शेल कहते हैं। जिसकी n वैल्यू 2 होगी उसे दूसरा। या when n is 1 shell is k, it is k shell. When n is 2 it is l shell. When n is 3 it is m shell. या फिर तीसरा शेल होगा। As the value of n increases, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, the distance, ठीक है? As the n value increases, जैसे जैसे मेरे बच्चों n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, the distance of electron from the nucleus and energy of the shell increases. बात समझ आ रही है? जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ेगी तो आपका शेल नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ेगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ आ गया? नहीं यार जनाब, सब शेल क्या होता है? शेल समझ आ गया? शेल को n वैल्यू से शो करते हैं, ऐसे ही ना। अगर n वैल्यू 1 हो तो शेल का नाम k है, अगर n वैल्यू 2 हो तो शेल का नाम l है, फिर m एंड सो ऑन। ठीक है जी जनाब? यार सब शेल क्या है? मैंने भी आपको बताया था, द सब डिवीजन ऑफ ए शेल आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ सब शेल्स। कल भी बताई थी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शेल्स, s p d है। ठीक है जी? क्लियर हो गया? अब जनाब आप ऐसे सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मेरा सुन ले, कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश। कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश। अब जब शॉप पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट किस्म के थैले मिलते हैं। एक कहता है ये थैला 1 kg का, एक कहता है ये थैला 2 kg का, ये थैला 4 kg का, ये थैला 40 kg का, ये थैला 80 kg का। सुन रहे हो? वो थैले की कैपेसिटी है। इसी तरह मेरे बच्चों बात गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा। ये जो आपके सब शेल्स है, एक का नाम S है, एक का नाम P है, एक का नाम D है, एक का नाम F है,
तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी कितनी आ सकती है। तो बेटा जी कैपेसिटी का मतलब ये है गुंजाइश। आप सब शेल्स एज सब शेल कैन अकोमोडेट, और से सुनना समझ आया वैसे कैन अकोमोडेट का मतलब क्या है। एस सब शेल जो आपका एस सब शेल है, कैन का मतलब सकता है, अकोमोडेट समाना, डाल लेना, रख लेना, अपने अंदर डाल लेना, ठीक है। तो ये जगह दे सकता है, ये जगह दे सकता है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है बेटा। फिर आगे पी सब शेल, तो पी कैन अकोमोडेट 2 में 4 ऐड करो कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 ऐड करो डी में आ जाएंगे, तो डी सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम का ज्यादा से 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, हाँ 9 आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं आ सकते। एफ सब शेल कैन अकोमोडेट 14, अब एफ में 2 थे, 4 ऐड करो फिर 4 ऐड करो, 4 का फर्क है, क्लियर हो गया, याद रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अब बेटा इस बात को आपने समझना है कि आपको ये तो पता चल गया कि सब शेल्स की कैपेसिटीज क्या है। अब मैं आपके सामने ना एक एटम है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। पहला शेल होगा नहीं होगा उसमें, पहला शेल की एन वैल्यू क्या होती है 1, दूसरा शेल होगा नहीं होगा, उसकी एन वैल्यू क्या होगी। अच्छा मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि पहला शेल जो है उसके अंदर सब शेल्स होंगे नहीं होंगे। आप मुझे ये बताओ कि जो आपका बोहर मॉडल था उसके मुताबिक पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब n वैल्यू 1 होगी तो 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर आंसर 2 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 2 टाइम्स 1 आंसर इज 1, आंसर इज 2 सॉरी। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में। तो पहले शेल में जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, वो तो s में आ जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे 1 s2, ये 1 जो होता है ना, ये 1 असल में ये था ns, n क्या है शेल नंबर। तो ये 1 का मतलब ये है कि पहले शेल के ऐसे सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया। और पहले में आते मैक्सिमम 2 है। फिर हम करेंगे 2, कौन सा चलेगा दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 टाइम्स 2 कितना आ गया 8 आ गया, 8 ही है। समझ आ रहा है बेटा, ये कैलकुलेशन समझ आ रही है। जैसे में क्या 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, 4 टू द 8 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा बच्चे, तो अब जब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे दूसरे शेल में आ सकते हैं, एन शेल में आ सकते हैं, तो पहली बात तो ये देखिए बेटा उसके अंदर भी एस सब शेल होगा, पी भी होगा। अब इसकी एन वाली ये 2 है ना, तो इसके अंदर सब शेल्स की तादाद में कितनी है 2 है। इसमें एस सब शेल भी है और पी सब शेल भी है, समझ आ गया। अच्छा देखिए मैं कह रहा हूं 2s and 2p, 2s and 2p। अब जो 2s है मुझे ये बताया वैसे टोटल इसमें 6 आते हैं, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे s में, क्योंकि s 2 से ज्यादा समा ही नहीं सकता। फिर आगे कितने बचे 6, वो किसमें चले जाएंगे दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन समा के, उसके 2 सब शेल है। अब किसकी बात आएगी 3s और फिर 3p की, समझ आया नहीं यार, समझ आया। इस तरह बेटा हम आगे चलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, बात और से सुनना, मेरी बात की तरह से न बेटा, सवाल ये पैदा होता है कि बेटा जी और से सुनना, बेटा जी अब ये जो हमारे पास सब शेल्स आ रहे हैं 1s2 2s2 2p, ऐसा ही है 3s 3p 4s 4d आएंगे ना बेटा जी। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अली ये जो सब शेल्स हैं इनमें 1s की एनर्जी ज्यादा होती है या 2s की। लेकिन मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है या 4s की, 3d की एनर्जी ज्यादा होगी या 4s की बेटे, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। आगे जाके ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। आप समझते हो जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस चीज के बारे में हमें किसने बताया, ये देखो ये आपके सामने मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, इससे ज्यादा किसकी 2s, फिर उससे ज्यादा किसकी 2b, उससे ज्यादा किसकी 3s, उससे ज्यादा 3p, फिर ये क्या होगा, 3d की कम होनी चाहिए, 4s की ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा इसके पीछे याद रखिएगा आपके साइंटिस्ट की बहुत बड़ी रिसर्च है, ठीक है। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, 4s की एनर्जी ज्यादा क्यों है और 3d की कम क्यों है। समझ आ गई मेरी बात को, क्लियर हो गया। इसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताया जाएगा। अब हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं आपको वो की क्यों ना समझा दूं जिसके जरिए से ये लिखा गया। तो बेटा जी इधर गौर से सुनिए, आपने क्या करना है, गौर कर रहे सर। सबसे पहले बेटा आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है, समझ आ गया, उसमें आ जाएगा 1s, क्लियर हो गया। फिर मेरे बेटे कितने सर्कल बना देने, 2, इधर आ जाएगा 2s, ठीक है, स्मॉल p होगा, ठीक है। अब देखो फिर अब 4 सर्कल बना दो, 4d, अब फिर इस तरह 4 सर्कल बनाओ, दोबारा 4 बनाओ, सिर्फ 4, अब फिर 3 बना दो, काम करते जाओ, ठीक है। अब गौर से सुनना, यहाँ 5s आएगा, ठीक है बच्चों। बेटा गौर से सुनना, ये है एनर्जी का ऑर्डर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं, 1s में, फिर अब एरो देखते जाओ, अब 2-2 सर्कल आ जाएंगे ना, ठीक है। ये एरो बस सीधा लेके जाना, बस मुझे नहीं पता 4 आएंगे कितने आएंगे, लेकिन लाइन सीधी लेके जाना। अब बेटा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना तो यहां से स्टार्ट करना, जब आप इस एरो के एंड पे पहुंच जाओ ना तो फिर यहां से घूम के कहां वापस जाना, इसके स्टार्टिंग। जब यहां पहुंच जाओ ना तो यहां से घूम के कहां से दोबारा स्टार्ट करना, यहां से, ठीक है। फिर समझ आया, यहां से सुन रहे हो, जैसे ही एरो खत्म हो जाए तो फिर शुरू से शुरू करो। अब जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी आइटम की लिखनी है ना तो ऐसे लिखनी, क्या लगा था मुश्किल, मैंने तो नहीं समझाया था आपको, मैंने तो लिखा था मुश्किल, क्लियर हो गया। अब मतलब एक बंदा मुझे कहता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर is equal to 1, कहता है राइट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होंगे, 1। तो बेटा यहां से शुरू करो, 1s आ गया, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2,
लेकिन इसके अंदर है ये, तो हम 1s1 कहेंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। नेक्स्ट हीलियम की आगे बात बेटा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2, ठीक है। तो 1s मैक्सिमम आते हैं 2 में। अब बेटा कौन आ जाएगा? लिथियम। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 3, 1s2। अब यहां से एरो के आखिर पे पहुंच गए, वापस पीछे जाओ, 2s, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2s1 आ जाएगा। समझ आ गया? उसके बाद बेटा बात आती है लिथियम के बाद किसकी जी? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर मेरे बच्चों है 4, 1s2, 2s आएगा 2, 4 पूरे हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद आता है बोरॉन, एटॉमिक नंबर क्या? 5। सुन रहे हो? तो बेटा जी 1s2 आएगा, 2s2 आएगा। अब गौर से देखो पीछे, देखिए जैसे 2s गुजरता है तो फिर वापस आना शुरू, 2p आ जाएगा, 2 की p के बाद 3s आएगा। ऐसा ही है ना? तरतीब से चलना है, इस एरो के ऊपर चले बस 2s ही आया, फिर वापस जाओ 2p 3s। समझ आया? तो बेटा जी इसके बाद आएगा 2p। अब टोटल 5 थे, 2 यहाँ पे आके 2 4 हो गए, इसमें सिर्फ 1 आएगा। फिर इसके बाद कौन है? कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो 1s2, 2s2, 2p, 2p2 आ जाएगा, टोटल 6 पूरे हो गए। क्लियर हुआ? कार्बन के बाद बात आती है नाइट्रोजन की, उसका एटॉमिक नंबर है 7, क्या आ जाएगा? 2s2, 2p, 3 ना यार, 2 4 और 3 7 हो गया। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2p4। जी बेटा कहा? नाइट्रोजन के कितने बन रहे हैं बेटा? देखे 2 ये हो गए प्लस 2 ये हो गए। ये जो ऊपर लिखा है ये उसका शेल नंबर है। पहले शेल के आस में 2 आएंगे, दूसरे शेल के आस में 2 आएंगे। समझ आ? और ये ऊपर वाला 3 आ गया। 2 + 2 कितना हुआ? 4 + 3 7। ठीक है, आगे देखो 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 + 4 कितना हो गया? समझ आ गया? वैसे लिखना ऐसे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की क्यों डाला? आप फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 होता है, मास नंबर 19। 9 है ना, तो इलेक्ट्रॉन 9 आएंगे। 1s2, 2p, टोटल 9 है ना, 2 पहले में 2 2 4 और यहाँ 5। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आएगा नियोन, तो लिख लेना नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। 1s2, 2s2, 2p। अगर हो सके 2 जमा 2 4 हुआ। अब पीछे कितने रह गए? 6, इसमें मैक्सिमम 6 ही आते। अब इसके बाद कौन आ जाएगा? सोडियम। सोडियम उसका एटॉमिक नंबर है 11। ये पीरियोडिक टेबल में सारे हैं। ठीक है, अब बेटा क्या आ जाएगा? 1s2। एडिंग देनी है, मैं वैसे अब आपको ऐसे एडिंग देके फिर, ठीक है, एडिंग देके नीचे लिख के 1s2, 2p6। अब मुझे नहीं पता आगे कौन है, तो की में देखो 3s आ रहा है, इसके बाद 3s है। कितने बचे हैं? 1 यहाँ डाल दें, गिना लो बीजेस, गिना दे यार। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, सॉरी 2s2, 2p6, 3s2, बस पूरे हो गए 12। ओके, उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। ओके, 1s2, 3s2। अब नहीं, मुझे नहीं पता 3d क्यों आएगा, ऊपर चलो ये देखो 3s के बाद खत्म हो गया, वापस जाओ 3p है, फिर 4s आएगा। तो क्या आ गया? 3p1 सो ऑन। अब मैं आर्गोन का लिखता हूं, जिसका एटॉमिक नंबर 18। ओके, 1s2 आ गया, गिनना यार, 2 जमा 2 4 जमा, सॉरी ये 6 आएगा। मेरे लिखवाया क्यों नहीं है? बोलो ना, ये सारे बच्चे इसको 10 दफा करोगे यार।
कहाँ 1s2 ये ऐसा यार कहाँ 6 है। चलो आगे चलो। This is also 6। अच्छा तो 1s2 2s2 2p6 3s कितने हो गए गिनो 2 जमा 2 4 10 हो गए 12 अभी पीछे 6 रहते हैं ना 18 पूरे कर लेंगे 3p6 पूरे हो गए। चलिए जी अब कैल्शियम का लिखते हैं किसका एटॉमिक नंबर है 20 ठीक है 1s2 इसके बाद क्या आएगा 4s2 क्या आ रहा है 3d क्यों नहीं कर क्योंकि बेटा आपने जिस प्रिंसिपल को यूज करके ये की बनाई है वो प्रिंसिपल ये कहता है कि 3p के बाद जो एनर्जी है वो 4s की है 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। समझ आ गया। सो देयरफॉर क्लियर हो गया समझ आ गया। अब अगर मैं आपको ये कह दूं गौर से सुनना कि मेरे पास एक यूरेनियम कौन यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और मैं क्या दूं मुझे यूरेनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दो तो क्या आ जाएगा 1s2 अब चेक कर लेना 3d है नहीं मुझे तो पता लेकिन आप ही देख लेना 3d है फिर 4p है ऐसे ही है फिर 5s है क्लियर हुआ ना। अब देखिए आप कितना जल्दी देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ठीक है 3d अच्छा देखिए पहले गिन ले यहाँ तक 20 हुए 4s तक ठीक है तो अब इसमें पूरे 10 डाल दो पूरे 10 फिर इसके बाद कौन है इसके बाद कौन है 4p है बेटा देखा करो 3d के बाद 4p आ गया फिर 5s है बिल्कुल 6 है। एक मिनट फिर अब 4d आ रहा चेक कर लो 5s के बाद 4d आ रहा 5s यहाँ पे खत्म हो गया ना आरो तो फिर 4d एक मिनट बेटा चेक कर लो 10 अब गिन लो कितने हुए देखे यहाँ तक कितने हो गए थे 30 36 38 और 10 48 क्लियर हो गया। अब कौन आएगा 6 फिर अब एफ में मैक्सिमम 14 आते हैं। अब गिन लो दोबारा से यहाँ तक 20 30 36 38 48 6 कितना हुआ 54 54 to 56 56 में 4 किया 60 70 70 हो गया। अब 4f के बाद कौन है 5d में 10 डाल दो ये 80 हो गया 92 तो जाना ठीक है 5d के बाद क्या 6p क्लियर हुआ। अब 7s के बाद कौन आएगा 5f ठीक है 7s पे बेटा खत्म हो गया ये वाला उसके बाद 5f शुरू हो रहा है बेटा जी सुन लो यहाँ तक 70 पूरे हो गए 80 86 88 कौन था क्या है 14 कैसे जा रहे हैं जनाब चेक करें 92 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने यहाँ तक कितने थे 30 36 38 48 54 54 प्लस 2 56 56 में 14 डाले आंसर कितना आ गया 70 70 प्लस 10 80 86 88 4 आएंगे ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरा ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई पक्का यस। फिर दोबारा काउंटिंग कर लें कहीं पे एरर तो नहीं
कहाँ सही, 6 कहाँ पे सही नहीं डला, ठीक है डाल दिया। यहाँ तक 20, 30, 36, 38, 48, ठीक है। 6 कितना हो गया 54, 54 प्लस 2 56, 56 में कितना डाल दिया 14, 70, 70 प्लस 10 80, 86, 88, 92। क्लियर हो गया? किसी को कोई इशू है? अगर है तो लाजमन पूछिए। पक्का? डरते बराली क्यों, पूछते नहीं है। तो जनाब अली आपको मुबारक हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गई है। ये है जी यूरेनियम, यहाँ पे समझे कि नहीं समझे? अच्छा यहाँ पे किसी को इशू क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड, शाबाश। So this is the way to write the electronic configuration of the elements. अब मैं यकीन करता हूँ कि आप लिख पाएंगे। ये नहीं लिख पाएंगे। जी आपका होमवर्क एटॉमिक नंबर बागौर से सुन लो। मुझे इन तक ये स्टेनम SN इस तक के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हाइड्रोजन से लेके स्टेनम SN एटॉमिक नंबर 50 तक। क्लियर हो गया? इसी के साथ आज की क्लास में हमने क्या सीखा उसकी समरी देख लेते हैं और आगे चलते हैं। किसी को कोई इशू है यहाँ पे? लो जनाब, ठीक है बेटा। आपकी जो की है ना की, इस की के बारे में हमने यहाँ पढ़ना है। तो बंदा आपसे पूछ ले कि आबो प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, तो आबो प्रिंसिपल आपको यही कहता है। जरा देखें, कहता है वी कैन फिल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट्स। अभी हाइड्रोजन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी नहीं लिखी, उसके सबसेट में इलेक्ट्रॉन फिल किए। वो कहता है वी कैन फिल, हम भर सकते हैं। क्या का मतलब सकना, फिल भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन वेरियस एलिमेंट्स, मुख्तलिफ अनासिर में, बाय यूजिंग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये की जो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक बनाई गई है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? डेफिनेशन क्या है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये डेफिनेशन ऐसे करनी है, इलेक्ट्रॉन्स फिल, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल दैट इज अवेलेबल फर्स्ट। अब आपके पास 1s है, 2s है, 3s है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से सबशेल में जाएंगे? 1s में, फिर 2p, फिर 3p, फिर 4s, लाइक दिस इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। आपने बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी सबशेल को। बहुत बड़े सबशेल है, लेकिन सबशेल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसको फिल करें। समझ आया? इस वजह से ये बनी है कि 1s की सबसे कम थी, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, समझ आया? फिर 3p है, फिर 4s है, फिर 3d है। समझे नहीं समझे? तो ये ऑफ प्रिंसिपल की छोटी सी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन्स फिल the lowest energy subshell that is available first. Electrons fill the lowest energy subshell that is available first.
सबसे पहले उसको फिल करें। क्लियर हो गया? ये इसकी डेफिनेशन है, आगे तो पूछे आपने बता देना, इतनी सी डेफिनेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस मींस, इस डेफिनेशन का मतलब ये है, मींस का मतलब इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल, किसको फिल करेंगे? 1s, फिर एंड सो ऑन। समझ आ गया? एंड इस तरह द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये सवाल है आपकी एक्सरसाइज में कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ सब शेल्स। तो आपने लिखना है द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो बढ़ने की तरतीब है, एनर्जी के बढ़ने की तरतीब है ऑफ सब शेल्स की, बिलोंगिंग टू, जिनका ताल्लुक है टू डिफरेंट शेल्स, मुख्तलिफ शेल्स के साथ, इज गिवन बिलो, वो नीचे दिया गया। 1s की सबसे कम है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन। की फॉर्म्ड यूजिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये मैंने बना दी। प्रॉब्लम ये लीजिए, अब एक एलिमेंट है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी, उसका एटॉमिक नंबर था 118, मैंने उसकी भी लिख के दी हुई है, ठीक है। सो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर जो है ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट आपके पास लिखी हुई है, और ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। कहता है राइट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम की मैंने लिख दिया, सिलिकॉन की लिखनी है आपने, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की लिखनी है। फिगर नंबर 2.10 shows the electronic configuration in the subshells, ठीक है। लास्ट ऑक्युपाइड फॉर द फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे रहे हैं, किसकी? आप पहले की नहीं लिख के दे रहे, देखिए इसमें -2 नहीं लिखा हुआ, तो 2 ये आखिरी शेल की लिख के दे रहे हैं, ठीक है, इन तमाम की। तो बाकी भी आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? सो ये भी आपकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग आइसोटोप्स। इसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 1s2 2s2 2p2 आएगा। क्लोरीन के चाहे 2 आइसोटोप्स है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा सेम आएगी, ठीक है। तो आपने हेडिंग देनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये लिख के आपने नीचे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल देनी, ठीक है। आंसर ऐसे देना मुझे। इसी के साथ आज का आपका चैप्टर खत्म हो गया, तो मुझे दीजिए इजाजत। फी मानिल्लाह, पाकिस्तान।